डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें अपवर्तन के जो एग्जाम्पल हैं उसमें दूसरा उदाहरण जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में समझेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अपवर्तन क्या है, तो उसके लिए अपने एक कांच की स्लेब वाला एक प्रयोग है जो कि कई बार अपन समझ चुके हैं। मान लीजिए कोई कांच की स्लेब है और इसमें कोई प्रकाश की किरण आती है तो उसे अपन आपतित किरण कहते हैं। और हमने यहाँ कांच की स्लैब पे 90 डिग्री का एक लंब डाल दिया जिसे अभिलंब कहते हैं। तो ये आने वाली प्रकाश की किरण ये जाने तो चाहिए थी सीधी ऐसे, परंतु ये अपवर्तन के कारण अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि इधर से अंदर की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, इसे ही अपन प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, यहां पर जब प्रकाश की किरण जो आने वाली आपतित किरण है वो विरल माध्यम में है, ठीक है, यानी कि वायु में है, और कांच जो है ये कांच की स्लेब है, ये सघन माध्यम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और दूसरा इसमें पॉइंट क्या था अपवर्तन वाले में, कि जब यह सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, यानी कि अभिलंब से दूर हटती है। तो यहां पर ये जो पहली लाइन है ना, ये अपन को थोड़ा सा ये याद होनी चाहिए, और ये दूसरी लाइन है ये भी अपन को ध्यान में होनी चाहिए। इन दोनों को मिलाकर के ही अपवर्तन की परिभाषा बनती है। यहां पर ये जो दूसरी पंक्ति है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है, यानी कि कांच से वापस वायु में बाहर निकलती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ये अभिलंब है। एक बार थोड़ा सा इसको देख ले कि ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही थी, यहां अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण जब आगे बढ़ेगी वापस इस कांच से बाहर निकलेगी, अभिलंब डाल दिया, तो ये जाने तो चाहिए थी सीधी ऐसे, परंतु यहां पर अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि ये इधर इधर से जाएगी। ठीक है, कब? जब सघन माध्यम से विरल में जाती है। ठीक है, कांच से विरल में, या सघन माध्यम कांच है, विरल माध्यम वायु है, तो अभिलंब से दूर हटती है। दूसरा पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप, अगर दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में है तो अपन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक, हेडिंग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले अपन इस डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद में इसकी एक एक पंक्ति को समझेंगे। देखिए, यहां पर जो नीचे आपको जो ये दिख रहा है किताब में, आपकी जो पाठ्य पुस्तक, उसमें जो रंग दिख रहा है नीला नीला, ठीक है, ये वाला, ये पानी है। क्या है? ये पानी है। यहां लिखा हो अभी पानी या सघन माध्यम, क्योंकि बाहर क्या है? बाहर हवा है, तो हवा क्या है? विरल माध्यम। क्लियर? तो हवा विरल है तो हवा की तुलना में पानी क्या है? सघन माध्यम हो गया। ठीक, अब देखो, प्रकाश की किरण इधर से डाल रहे हैं अपन, मान लीजिए अपने पास कोई टॉर्च है या कोई ऐसी प्रकाश की किरण है जिसको अपन पहले सघन माध्यम में डाल रहे हैं, यानी कि पानी में डाल रहे हैं। वाटरप्रूफ अपने पास कोई टॉर्च है, ठीक है, जिसमें पानी का प्रवेश नहीं हो सकता, वाटरप्रूफ है। तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है इसे कहेंगे अपन आपतित किरण। और यहां पर ये देखो, ये जो पृष्ठ है, इधर तो ऊपर तो वायु है और नीचे इधर कांच है, तो इस पृष्ठ को कहते हैं पृथककारी पृष्ठ, क्योंकि वायु को और कांच को पृथक करने वाली सतह है। सतह बोल दीजिए या पृष्ठ बोल दीजिए, एक ही बात है। तो यहां अपन इस पे डाल दिया 90 डिग्री का ये एक लंब डाल दिया जिसे अपन अभिलंब कहेंगे। ये पृथककारी सतह है और ये अभिलंब है। ठीक है, यहां पर ये अभिलंब है। क्लियर? ये यहां लिखा ना अपवर्तन, ये अपवर्तन लेकर के यहां अभिलंब लिख लीजिए आप, ये अभिलंब है ये लाइन। और ये प्रकाश की आने वाली किरण इसे कहेंगे आपतित किरण। और यहां पर ये आपतित किरण और ये अभिलंब जो है, इसमें जो कोण बनता है आई, इसे कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो जानी तो चाहिए थी सीधी ऐसे, परंतु ये क्या होगा? ये अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर की तरफ जाती है। जाने तो चाहिए थी सीधी ऐसे, परंतु ये अभिलंब से दूर जाती है, दूर हट जाती है। इसे ही अपन क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और यहां पर ये जो अपवर्तित किरण है, यानी कि जो पानी से बाहर निकल गई किरण, जो मुड़ गई, जिसकी दिशा मुड़ गई, ठीक है, ये अपवर्तित किरण कहलाएगी। आने वाली किरण आपतित किरण, और जिस किरण का अपवर्तन हो चुका है वो किरण कहलाएगी अपवर्तित किरण।
तो यहां अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है आर, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आर, इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। क्लियर। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए यहां आई का मान मान लीजिए 30 डिग्री है, अपन ने 30 डिग्री कोण पर आपतित किरण को डाला अभिलंब के साथ में, तो यहां पर आर का मान 30 से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां किरण सीधी जाती है ऐसी की ऐसी, तब तो ये 30 डिग्री हो जाता, परंतु किरण अभिलंब से दूर हट रही है, इसलिए इसका मान 30 से ज्यादा होगा, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, ठीक है, 60 हो सकता है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो कहने का मतलब आई जो है उसका मान कम होता है और आर का मान अधिक होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, क्योंकि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। क्लियर, पहली बात। अब देखिए, मान लीजिए अपन ने इस प्रकाश की किरण को पहले 30 डिग्री कोण के ऊपर आपतित किया था। अब मैंने इस किरण का आपतन कोण बढ़ा दिया, ये आपतन कोण मैंने इसका बढ़ा दिया, ठीक है, ये मान लीजिए मैंने इसका 60 डिग्री कर दिया। अब और मैंने जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहां 30 था और मैंने यहां इतना बढ़ा दिया, तो ये अभिलंब से और दूर हटेगी। ठीक है, मैं जो जो इसका मान बढ़ाऊंगा मैंने और बढ़ा दिया, तो अभिलंब से और दूर हटेगी। और एक मान ऐसा आएगा कि अपन आपतित किरण डालेंगे तो यहां पर ये जो अपवर्तित किरण है इसका मान, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि यहां पर ये जो आपतित किरण है अपवर्तन के पश्चात ये पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर हो जाएगी। ये पृथक्कारी जो पृष्ठ ना, जो वायु को और पानी को पृथक करने वाली जो सतह है, ये पृष्ठ है, इसके समानांतर हो जाती है, क्योंकि यही पृष्ठ है और यही अपवर्तित किरण है, समानांतर हो जाती है। कहने का मतलब अपवर्तन कोण जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो जिस कोण के ऊपर, जिस आपतन कोण के ऊपर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी कि यहाँ कोण आई जो है वो आपतन कोण नहीं कहलाएगा, अब इस कोण आई का मान जो है वो क्रांतिक कोण कहलाएगा। एक नया नाम बन गया, एक नई परिभाषा बन गई। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? यानी कि ऐसा आपतन कोण जिस कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। है तो ये आपतन कोण ही, ठीक है, क्योंकि आपतित किरण है ये, परंतु इस समय यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, देख रहे हैं आप, अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इस आपतन कोण को अपन क्रांतिक कोण कहेंगे। क्लियर। अब देखिए मजे की बात, मैंने इस कोण को इतना बढ़ा दिया, अब इस कोण को और बढ़ा दिया अपन, देखो यहां बढ़ा दिया ना, और इधर ले आए अपन। पहले तो यहां पर ये किरण यहां पर थी, उसके बाद में यहां पर लाए इस किरण को, अब यहां और ले आई, तो अपन और इसका कोण का मान बढ़ाते हैं, कोण आई का मान बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो अपवर्तित किरण है, पहले तो ये सीधी जा रही थी ऐसे, फिर थोड़ी और मुड़ी, फिर थोड़ी यहां समानांतर हो गई, ठीक है, पृथ्वी पृष्ठ के। इस कोण का मान और बढ़ा दिया तो ये टकरा करके वापस इसी माध्यम में आ जाएगी। यानी कि यहां पर एक प्रकार का परावर्तन हो गया, और इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी भी पृष्ठ से टकराकर या सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आए, तो उसे परावर्तन कहते हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ कि ये अपवर्तित किरण जो है, आपतित किरण, ये पृथक्कारी पृष्ठ की सतह से इतने इस प्रकार से घूम जाती है, ऐसा लगता है कि परावर्तन हो रहा है, ये टकरा करके वापस आ रही है, पुनः इसी माध्यम में लौट आती है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब इसमें दो परिभाषाएं इंपोर्टेंट है, एक तो क्रांतिक कोण क्या है और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन कोण क्या है। मेरे ख्याल से आपके इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में जो लाइन लिखी हुई है उस पे, क्योंकि किताब की जो लाइनें हैं आपको बोर्ड परीक्षा में जो लिखनी होंगी वो इस तरीके से लिखनी होंगी। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, देखो एक एक लाइन को समझेंगे। पानी यहाँ पर सघन माध्यम है, हवा विरल माध्यम है, तो यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होता है? अविलंब से दूर हटती है ना। देखो यहाँ पर ये किरण जानी तो चाहिए थी सीधी, सॉरी एक बार देखिएगा, ये सीधी जानी चाहिए थी ऐसे, ठीक है, परंतु आप देख पा रही है इधर से जा रही है, क्योंकि अविलंब से दूर हटती है। तो क्या लिखा है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि आर का मान अधिक होता है, आई का मान कम होता है। आर का मान, जैसे आई का मान मैंने बताया 30 डिग्री होगा, तो यहाँ पर ये 30 कब होता है? जब सीधी निकल जाती, परंतु ये तो दूर जा रही है तो इसका मान ज्यादा होगा, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होता है आपतन कोण से। कब? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब। क्लियर, पहली बात।
यदि किरणों के आपतन कोण I को बढ़ाते जाएं, जैसे मैंने बताया अभी 30 डिग्री था, इसको अब 40 कर देंगे, ठीक है। यहाँ जैसे मैं यहाँ पे लिया है इस किरण को 50 कर दिया, तो ये अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपवर्तन कोण का मान अभिलंब के साथ में 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बढ़ाते जाए तो आपतन कोण के एक विशिष्ट मान, जिसे उस माध्यम का क्रांतिक कोण भी कहते हैं, यानी कि आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहेंगे, कब? जब अपवर्तित किरण क्या हो जाए, 90 डिग्री पर हो जाए या फिर पृथककारी पृष्ठ की सतह के समानांतर हो जाए। एक ही बात है। क्या लिखा है? यदि आपतन कोण I को बढ़ाते जाएं तो आपतन कोण के एक विशिष्ट मान, यानी कि एक विशेष मान होगा, ये क्रांतिक कोण, ठीक है, जिसे उस माध्यम का क्रांतिक कोण भी कहा जाता है, पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यम के पृथककारी पृष्ठ के समांतर से गुजरती है, यानी कि यह अपवर्तित किरण ऐसे गुजरेगी, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं अभिलंब 90 डिग्री के ऊपर गुजरती है। इस अवस्था में अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री होता है। आगे ना बात देखो, R का मान 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से हमें यहां पर इसकी परिभाषा लिखनी है। फिर दूसरी बात आगे क्या लिखा है? अब यदि प्रकाश किरणों के आपतन कोण को और बढ़ाएं, यानी कि क्रांतिक कोण जो था, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री पर अपन डाल रहे थे और ये यहां पर 90 डिग्री हो गया अपवर्तन कोण, इसको अपन और बढ़ा दें, 70 कर दें या 80 कर दें, ठीक है, देखो इधर और बढ़ा दिया ना, तो उस समय क्या होगा, आपतन कोण को और बढ़ाया जाए तो प्रकाश कि किरण विरल माध्यम में अपवर्तित होने के स्थान पर सघन माध्यम में ही प्राप्त होती है, यानी कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाएगी नहीं, या भी नहीं होगी, ठीक है, ये और अंदर की तरफ इधर आ जाएगी। तो यहां पर विरल माध्यम में अपवर्तित होने के स्थान पर सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है, वापस उसी माध्यम में जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। अब इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु कौन से होते हैं? जिसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होता है? हमारी जो आहार नाल है उसकी जांच करने के लिए एक नली होती है, एक पाइप होती है, जो कि डॉक्टर अपने आहार नाल के अंदर डालते हैं, उसके आगे एक कैमरा लगा होता है, ठीक है, जो कि अपने आहार नाल की फोटो भेजता है और वो कंप्यूटर में देखते रहते हैं। वो एंडोस्कोपी होता है आहार नाल की जांच करने के लिए। उनमें प्रकाशिक तंतु का उपयोग होता है। दूसरा प्रकाशिक तंतु का उपयोग होता है अपने दूर संचार वाली जो केबल होती है, टेलीफोन टावर जो है, वहां नीचे जो केबल जाल बिछा होता है, ठीक है, या अपने घरों में जो टेलीफोन लैंडलाइन जो फोन होता है ना, लैंडलाइन जो फोन है, उसमें तार जो वायर होते हैं, उसके अंदर प्रकाशिक तंतु होते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म तंतु होते हैं, उनके अंदर ऐसा होता है पूर्णांतरिक परावर्तन। और एक इसका दैनिक जीवन में अपन देखें तो हीरा जो चमकता है, हीरा जो अत्यधिक चमकता है, उसका कारण भी पूर्णांतरिक परावर्तन है, ठीक है। हीरा किस कारण से अधिक चमकता है? पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। तो प्रकाशिक तंतु द्वारा संचार में देखो, टेलीफोन वगैरह में मैंने बताया, उसमें इसी प्रभाव का उपयोग जाता है, पूर्णांतरिक परावर्तन का प्रयोग करते हैं, जिससे संदेश जो है उसका हास नहीं होता, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में एक टॉपिक जो है पूर्णांतरिक परावर्तन, उसकी परिभाषा को समझा, और उसके अंदर एक विशेष परिभाषा बनती है क्रांतिक कोण की, उसके बारे में समझा, और इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, प्रकाशिक तंतु है, ठीक है, एंडोस्कोपी के अंदर और संचार प्रणाली के अंदर, इसके बारे में समझा। धन्यवाद।